से मान के चल लो कि ऑलमोस्ट मेंस में हर बार आ ही रहा है क्वेश्चन, मेंस में हर बार ऑलमोस्ट क्वेश्चन आ ही रहा है, इतने सारे शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो किसी न शिफ्ट में 2 या 3 शिफ्ट में तो हमेशा रहेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी के रहेंगे। तो नेक्स्ट आपका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उसकी डेफिनेशन पे बेस्ड, जो डेफिनेशन थी उस पे बेस्ड प्रॉपर्टी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसको बोला है मैंने, ए डॉट बी क्रॉस सी, इसको मैंने ये भी बोला है आपका बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, इसी को मैंने बॉक्स बोल दिया। और इसकी वैल्यू हम लोगों ने देखी थी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू कॉस थीटा इंटू साइन फाई। अल्फा बोला है फाई बोला था, अल्फा बोल दो। तो यहाँ पे क्या बोला था, थीटा किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन बी एंड सी के बीच का एंगल, हाँ थीटा बी और सी के बीच का, साइन थीटा और कॉस फाई, साइन थीटा और कॉस फाई, फाई कर लो यार, बार बार फाई फाई ध्यान है क्योंकि समझ कोई फर्क नहीं पड़ता, फाई लिख लो क्यों फर्क नहीं पड़ता। थीटा क्या है आपका बी और सी के बीच का एंगल है, और फाई किसके बीच का एंगल है आपका, एन कैप एंड ए के बीच का एंगल है, ये चीज मैंने बताई थी। ठीक है, अब इसकी पहली प्रॉपर्टी, इसकी पहली प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, इसकी वैल्यू कब जीरो होगी, या तो एबीसी में कोई भी एक जीरो हो जाए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या जाएगा, साइन थीटा जीरो हो, और तीसरा आपका क्या है, कॉस फाई आपका क्या है, जीरो। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तीन केस बनेंगे, एबीसी में कोई एक जीरो हो, या फिर साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो, या फिर कॉस फाई की वैल्यू जीरो, तो फाई की वैल्यू 90 डिग्री ऐसे हो, तीन कंडीशन होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, एबीसी मैक्सिमम होगा, साइन थीटा की वैल्यू भी आपकी मैक्सिमम 1 और इसी वैल्यू भी आपकी क्या है मैक्सिमम 1, और उस केस में थीटा भी आपका क्या आ जाएगा, आपका थीटा क्या आ जाएगा आपका 90 और फाई क्या आ जाएगा आपका 0, तो मतलब उस केस में क्या बनेगा आपका क्यूबॉइड बनेगा। तो लिख लो पहला केस बॉक्स ऑफ एबीसी, पहला केस बॉक्स ऑफ एबीसी अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, बॉक्स ऑफ एबीसी अटेन्स its maximum value if a vector b vector c vector are co-terminal edges of a cuboid, if a vector b vector c vector are co-terminal edges of cuboid, co-terminal edges of cuboid। तो इनडायरेक्टली इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, इनडायरेक्टली इन दिस केस में क्या बोलूंगा, A vector, B vector, C vector are mutually perpendicular to each. Indirectly, A vector, B vector, C vector are mutually perpendicular to each. तीनों एक दूसरे के mutually perpendicular होगी। ठीक है, तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ बॉक्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू मैक्सिमम ये किसके इक्वल हो जाएगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और मैग्नीट्यूड ऑफ सी। पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बॉक्स ऑफ ए बी सी, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 इफ एंड ओनली इफ। तीन केसेस होंगे। पहला केस क्या होगा, पहला केस लिखो, आइदर ऑफ थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर इज नल वेक्टर, आइदर ऑफ थ्री वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आपका क्या होगा, नल वेक्टर। केस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0। थीटा इज इक्वल टू 0 मतलब बी वेक्टर और सी वेक्टर क्या होंगे, उनके बीच के एंगल जाता है 0 या फिर 180 मतलब पैरेलल वेक्टर्स, या फिर प्रोपोर्शनल भी बोल सकता हूं आपका। तो लिख लो सेकंड, थीटा इज इक्वल टू 0 दैट इज बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर पैरेलल वेक्टर टू ईच। उस केस में बी और सी ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, बी और सी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और ए कुछ भी हो, एक ऐसा भी हो सकता है, पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर भी बोल सकता हूं। तो ए कुछ भी वेक्टर हो तो ये कोप्लानर होंगे कि नहीं होंगे, तो लिख लो इन दिस केस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लानर, क्योंकि पैरेलल है ना, ये पैरा वेक्टर
ये बी और सी एक दूसरे को आपका क्या पैरेलल है, तो पैरेलल है मतलब पैरेलल कोलिनियर एक ही बात हो जाती है, तो इसको एक बोल सकता हूँ। सी परपेंडिकुलर भी है तो कोई बात नहीं है, दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लानर होते हैं ना, दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लानर होते हैं, तो इस केस में वो थर्ड केस अलग चीज हो जाएगी। तो लिख लो इन दिस केस ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोप्लानर। थर्ड केस कोई फर्क नहीं पड़ता, पैरेलल वेक्टर में 0 180 दोनों दोनों ही cos 0 और सॉरी sin 0 और sin 90 180 दोनों ही 0 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लाइक अनलाइक। तीसरा केस इफ फाई इज 90 डिग्री, इफ फाई इज 90 डिग्री, फाई 90 डिग्री उस केस में सिचुएशन क्या होगी, फाई सारे आपके क्या देखो, अब फाई 90 कब होगा, जब ए बी और सी के बीच का एंगल क्या होगा उसके परपेंडिकुलर, तो मतलब ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर में मान लेता हूं, तो ये उनका क्या होगा आपका यूनिट वेक्टर ये होगा। अब ये इसके परपेंडिकुलर मतलब क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ऐसे ही होगा या फिर ऐसे ही होगा, तो मतलब इनडायरेक्टली इसके प्लेन में होगा कि नहीं होगा, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपका ए बी सी तीनों क्या होंगे आपके कोप्लेनर होंगे। तो लिख लो तीसरा केस इफ फाई इज 90 डिग्री, इनडायरेक्टली एबीसी कोप्लानर। हाँ सेकंड में भी क्यों, क्योंकि दो पैरेलल है तो पैरेलल वेक्टर स्पेशल केस ऑफ कोलिनियर बोल सकता हूं, और तीसरा आपका मान लो ये परपेंडिकुलर भी है, ये परपेंडिकुलर है, तो फिर दो प्लेन हो गए, प्लेन कौन सा हो गया, ये प्लेन हो गया, एक प्लेन ही हो ना, क्योंकि वेक्टर तो दो ही बनेंगे इस केस में, कोप्लानर मतलब ये मैं कंक्लूड करूंगा। तीसरा केस इफ फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री then C vector and then A vector and B vector cross C vector are coplanar, ठीक है। then A vector B vector and C vector are coplanar, ठीक है। उस केस में क्या जाएगा आपका ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये ठीक है, ये लिख रहा था। तो अब समराइज कर देता हूं, समराइज ये तीनों पॉइंट के बेसिस पे कंक्लूजन, समरी दैट मींस बॉक्स ऑफ एबीसी इज इक्वल्स टू 0 ओनली व्हेन box of ABC 0 only when either the vectors are null vectors or the three vectors are coplanar vector, or this is the necessary and sufficient condition, तो इसीलिए मैंने सारी पॉसिबिलिटीज बता दी, थीटा और आई के बेसिस पे मैंने सारी बता दी थी, तो कोप्लानरिटी होने की दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है बॉक्स की वैल्यू डिटरमिनेंट हो रही है, मैं बताऊंगा कैसे होती है, मैं प्रूफ करके बताऊंगा बॉक्स की वैल्यू डिटरमिनेंट, अभी मैंने बताया नहीं, अभी तो सिर्फ हमने ये डेफिनेशन देखी है ना, अभी हमारे हिसाब से तो ये डेफिनेशन है, डिटरमिनेंट कैसे होती है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट लिखो राइट हैंड सिस्टम और लेफ्ट हैंड सिस्टम पढ़ा है तुम लोगों ने, हाँ इसमें नहीं बॉक्स में कोई नहीं, लिखो नेक्स्ट। स्कूल में अच्छा, नेक्स्ट लिखो कितने पॉइंट हो गए, 2 पॉइंट 3 2, थर्ड पॉइंट लिखो। अब अपन ने क्या देखा था, ये जो डेफिनेशन इसी डेफिनेशन पे कंटिन्यू करें, तो मैं क्या करूंगा बॉक्स ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल देता हूं आपका इन दोनों की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू साइन थीटा इंटू ये इसके साथ में क्या बन गया था एन कैप डॉट ए वेक्टर आ गया था। तो इस केस में मैं बोलूंगा तो ये क्या जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और इंटू यहाँ पे क्या जाएगा आपका cos फाई, और यहां तक ये सारी चीज ये तो कांस्टेंट होगा, ये सारा कांस्टेंट होगा क्यों, तभी तो बाहर आएगा, और ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर और साइन थीटा
ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके कांस्टेंट होता है। सिर्फ कौन डिसाइड करता है आपका cos फाई डिसाइड करता है, क्योंकि ये कांस्टेंट है तभी तो बाहर आएगा ना, स्केलर की तरह तभी तो बिहेव करेगा, वरना इसकी वैल्यू कुछ वेक्टर होगा, कुछ वेक्टर होगा तो ये इसमें पार्टिसिपेट करेगा, मतलब ये तो एक तरीके से स्केलर तरीके से ही होगा। तो लिख लो बात करें तो sin थीटा कौन सी चीज, तो क्या नहीं मतलब वो तो वेरिएबल है, वो तो वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल जो है, मैं जो चीज बताना चाह रहा हूँ लिख लो एक बार, पहले पॉइंट लिख लो फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा। लिख लो पहले, here magnitude of a vector, magnitude of b vector, magnitude of c vector, इसकी मैं बोल रहा हूँ इसकी मैग्नीट्यूड एक बॉक्स ऑफ एबीसी की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू डिसाइड करने के लिए, here ये स्केलर है और लेकिन ये सारी वैल्यू आपकी रहेंगी पॉजिटिव रहेंगी। एक्चुअल फाइनल जो पॉजिटिव होना, बॉक्स ऑफ एबीसी का पॉजिटिव होना, वो कौन डिसाइड करेगा, cos फाई डिसाइड करेगा। ये सब आपके क्या होंगे पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड है तभी तो लिख दो। तो here box of a vector, box of magnitude of a vector, magnitude of b vector, magnitude c vector and sin theta are always positive, but cos phi may be positive or negative or even or zero, even नहीं may be positive or negative or zero, may be positive or negative or zero depending upon angle between कौन कौन से बीच का एंगल होगा, ए वेक्टर एंड बी और सी के, बी क्रॉस सी के बीच में, उसके बीच में एंगल होगा, डिपेंडिंग अपॉन ए वेक्टर और बी क्रॉस सी उसी में होगा। मतलब इनडायरेक्टली साइन कौन डिसाइड करेगा, कॉस। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब यहाँ पे ये जो बॉक्स ऑफ ए बी सी है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है आपकी, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। तो ये चीज क्लियर करने के लिए मैंने बोला था, आप लोग के माइंड में बहुत सारी चीजें होती है कि बॉक्स है तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, ऐसा जरूरी नहीं है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब उसके अंदर नोट में लिख लो, नेक्स्ट पॉइंट नोट के अंदर लिख लो, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर फॉर्म्स राइट हैंडेड सिस्टम, if a vector b vector c vector forms right handed system, if a vector b vector c vector forms right handed system, then box of abc vector, box of abc की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटर देन जीरो। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है, अपने थ्योरी में भी दे रखी सारी चीजें। एंड सेकंड केस, इफ a vector b vector c vector forms a left handed system, ये कब होगा आपका राइट हैंडेड सिस्टम, और दूसरा क्या होगा आपका लेफ्ट हैंड सिस्टम। तो उसमें ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर की बॉक्स की वैल्यू क्या जाएगी, लेस देन जीरो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे ही, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर फॉर्म राइट हैंडेड सिस्टम, देन कोई एक मिसिंग वैल्यू हो दे, लेमडा की वैल्यू कहां पे होगी, तो मतलब बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो। राइट हैंड सिस्टम लेफ्ट हैंड सिस्टम, हाँ आईजे के जैसा ही है ना, राइट हैंड सिस्टम लेफ्ट हैंड सिस्टम। अरे राइट हैंड सिस्टम, राइट हैंड रूल जो फॉलो करते हैं, लेफ्ट हैंड सिस्टम उल्टा हो गया, आईजे के जे के आई बोला। तीनों के लिए एक डायरेक्शन में फॉलो करेगा ना, राइट हैंड सिस्टम होगा। अब देखो ये ए बी के बीच में राइट हैंड सिस्टम होगा तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, वो बी सी भी पॉजिटिव रहेगा, मतलब एक डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा वहां। अरे राइट हैंड सिस्टम मतलब एक डायरेक्शन में होगा, ये इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कुछ ऐसा कुछ बन जाए, सिंपल 3D में कुछ ऐसा है, बट बोलेंगे उसको साइक्लिक और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग जैसे 2D में अपन लोग उसको एंगल को बोलते हैं ना कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो वैसे 3D में वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड सिस्टम वेक्टर और लेफ्ट हैंड सिस्टम वेक्टर। राइट हैंड सिस्टम वेक्टर का बोल रहे हैं बॉक्स की वैल्यू आपके ग्रेटर देन जीरो, लेफ्ट हैंड सिस्टम वाला वेक्टर बोले तो बॉक्स की वैल्यू लेस देन जीरो। हाँ तो वो तो राइट मतलब एंटी क्लॉकवाइज में बोलते हाँ, मतलब उसी टाइप से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को इनडायरेक्टली अपन 3D में जब ये तीन सब वेक्टर्स आ जाएंगे तो उसमें राइट हैंड सिस्टम और लेफ्ट हैंड सिस्टम अपन बोलेंगे। अरे सिंपल इतना देखो, राइट हैंड सिस्टम मतलब आपका पॉजिटिव वाला हो जाएगा, बॉक्स की वैल्यू ए डॉट बी क्रॉस सी, इसकी वैल्यू, यही तो कंडीशन। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा
कि इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर फॉर्म ए राइट हैंडेड सिस्टम देन फाइंड मिसिंग वैल्यू, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम देन उसकी वैल्यू। क्वेश्चन ये पूछेगा आपको, आपको बस ये पता होना चाहिए राइट हैंडेड सिस्टम बना रहा है मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। राइट हैंडेड सिस्टम बना रहा है, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बना रहा है तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू लेफ्ट नेगेटिव। बस इतनी चीज का ही होती। राइट हैंडेड मतलब ए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू नेगेटिव। मतलब आप ऐसा हो सकता हो कि अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब उल्टा लेफ्ट वाला रूल होता है ना, राइट हैंड में अपने ये होता है सारी चीजें। हाँ हाँ, क्वेश्चन नहीं दे रहा है कि इफ दीज वेक्टर फॉर्म राइट हैंडेड हो गया, ये होता है सिंपल, इतना सा कंडीशन। अजम्पशन लिया है, जैसे अजम्पशन लिया है हम लोग एंगल के लिए अजम्पशन लेते थे कि जहां पे हम लोग थीटा को एंटी क्लॉकवाइज लेते थे पॉजिटिव, क्लॉकवाइज लेते थे नेगेटिव, वैसे यहाँ पे अजम्पशन है कि राइट हैंडेड सिस्टम मतलब आपका क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड सिस्टम मतलब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू नेगेटिव। हाँ ऐसा डिफाइन है सारी चीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, या फिर फॉर्मूला ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट, या फिर फॉर्मूला फॉर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट या फिर फॉर्मूला। तो यदि मैं ऐसा बोलूं, इफ ए वेक्टर की वैल्यू a1 i, a2j, a3k, बी वेक्टर की वैल्यू मैंने बोल दी b1 i, b2j, b3k, और सी वेक्टर की वैल्यू मैंने बोल दी c1 i, c2j, c3k। अब मैं यहां पे क्या करूं, a डॉट b क्रॉस c, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, b क्रॉस सी वेक्टर निकालूंगा। b क्रॉस सी वेक्टर की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, ये बन जाएगी आपकी i j k, आपकी क्या होगी b2 c2 और b2 b1 b2 b3, c1 c2 और c3। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, a डॉट b क्रॉस c, तो मतलब a के साथ में क्या आना चाहिए, i का ऑप्शन क्या जाएगा, b1 c2 b2 c1, यही होगा ना। मतलब a1 के a के साथ में क्या होगा, a1 के साथ में b1 c2 c2, तो मतलब इनडायरेक्टली i की जगह मैं यदि क्या करूं, a1 रख दूं तो क्या जाएगा, ये रो और ये कॉलम, तो क्या जाएगा b2 c3 माइनस b2 c2 b3 c2, यही आ रहा है। j के लिए a2 के साथ में चाहिए तो मैं ये j की जगह में क्या रख देता हूँ a2, तो ये आपका क्या होगा a2 और ये आपका क्या होगा a3, b1 b2 b3 एंड c1 c2 और c3, तो ये आपका क्या होगा, आपका a डॉट b क्रॉस c वेक्टर हो गया इनडायरेक्टली, और इसी चीज को हम बोलते हैं बॉक्स ऑफ a वेक्टर b वेक्टर c। समझ में कैसे आपकी इसकी वैल्यू डिटरमिनेंट से आई, वो कंसेप्चुअली आई है। तो हाँ, अब डिटरमिनेंट वाली सारी प्रॉपर्टी लग सकती है, मतलब क्योंकि इसकी वैल्यू बॉक्स ऑफ एबीसी की वैल्यू क्या आपके डिटरमिनेंट है, तो डिटरमिनेंट के लिए जो रूल्स लगते थे सारे रूल्स आपके क्या इसके लिए एप्लीकेबल है। तो उसी वजह से मैंने बताया था ना वहां पे आपका क्या ए जीरो, तो कोई भी दो रो सेम आ गई तो उस केस में आपका क्या होगा जीरो। मैं सारे केस लिखवा दूंगा वापस से, लिख लो फटाफट से, लिखो फटाफट लिखो। अब वो जो प्रॉपर्टी पड़ी थी वो डेफिनेशन पे बेस्ड प्रॉपर्टी थी, अब इस फॉर्मूला पे बेस्ड प्रॉपर्टी लिख लो, प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन फॉर्मूला। लिखो जल्दी। प्रॉपर्टीज बेस्ड ऑन फॉर्मूला, पहली प्रॉपर्टी लिख लिया। हाँ नहीं, ये 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है।
अब किसी में तो लेके आने थे ना नोट्स, इसलिए हाथ में लेके आते तो खराब हो जाते, ऐसे होते, इसलिए ये नोट तुम लोग को भी कभी चाहिए तो ले लेना, सारे शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, तो कुछ काम आ जाए तो अच्छा है तुम लोगों को भी। पर स्कैन तो खुद करना पड़ेगा या फोटोकॉपी तुम्हें करानी पड़ेगी, वो मैं करके नहीं दे सकता। बाबू भाई क्यों करेंगे, वो पर्सनल नहीं करेंगे ना, वो इंस्टीट्यूट के लिए कोई भी काम कर देंगे। अब वो तो तुम्हारे हाथ में, कैसे डील करते हो तुम, ठीक है। अच्छा तो वो तो तुम्हारे हाथ में है ना, मतलब जो क्लास नोट्स है ऐसे ही है तुम्हारा, मतलब जो चीज तुम लोगों ने 200 मतलब कितना मान लो, कोई भी चैप्टर है, मान लो फंक्शन है, फंक्शन तुम्हारा आई थिंक 200-250 पेज में भरा था, तो वही चीज मेरे पास 30 पेज में है, मतलब तुम्हें चाहिए तो लिख लेना जरूरत पड़े तो, नहीं तो भाई मेरे हिसाब से अपने नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि राइटिंग समझ में आना और बाकी सारी चीजें, बहुत सारी दिक्कत हो सकती है उसमें। हाँ मतलब इसीलिए मैंने बोला था आपको जब चाहिए तो देख लेना। नेक्स्ट, शॉर्ट नोट भी पढ़े हैं और मेरे पास फुल नोट्स भी पढ़े हैं, मतलब नियंता की राइटिंग के पढ़े हैं काफी चीज तो मेरे पास, तो किसी को चाहिए तो ले लेना, मतलब कुछ छूट जाएगा तो। नहीं नहीं, मान लो 11 का कुछ ऐसा छूट गया या कुछ ऐसा टॉपिक होगा, या कोई मान लो स्पेसिफिक टॉपिक है ऐसा कि वो चाहिए, तो वो भी मांग सकते हो सारी चीज में। लिखो प्रॉपर्टीज पहली, द पोजिशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। द पोजिशन ऑफ डॉट, डॉट को हाईलाइट करके ऐसा लिख दो, डॉट, इसको डॉट और एंड क्रॉस कैन बी इंटरचेंज। इसका मतलब क्या दे रखा है, ए डॉट बी क्रॉस सी दे रखा है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं, ए क्रॉस बी डॉट सी भी बोल सकता हूं। अच्छा, इसको ऐसे वैसे बोल सकता हूं, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, बॉक्स ऑफ ए बी सी, और इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बॉक्स ऑफ सी, इसकी वैल्यू भी दोनों की वैल्यू बॉक्स ऑफ एबीसी, बॉक्स ऑफ एबीसी। सिमिलरली बी, एक सेकेंड, हाँ देखो, बी सी क्रॉस ए, इसको मैं बोल सकता हूं बी क्रॉस सी डॉट ए। चेक करो, लॉजिकली सोच के देखो, लॉजिकली सोच के देखो, बी क्रॉस सी डॉट ए, बी क्रॉस सी निकालोगे, इधर देखो, आई आई B2C2 हो गया, और ये ए है, तो इसमें क्या आपका ए ऊपर ऊपर आ जाएगा, आई जे के की जगह। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, चेक करो, अगर हम बी क्रॉस सी डॉट ए, अब देखो ना आपके सी क्रॉस ए और उसका बी, तो क्या आप देखा B1 B2 B3 C1 C2 C3 A1 A2 A3, हाँ तो ये आपका क्या होगा, तो इसमें दो बार ऑपरेशन लगाऊंगा तो वैल्यू सेम ही आएगी, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ये आपका क्या होगा, बी सी ए का बॉक्स, और इसकी वैल्यू भी, इसको भी मैं बोलूंगा बी सी ए का बॉक्स ही बोलूंगा। सिमिलरली सी डॉट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस ए डॉट बी। इसी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करके वो साइक्लिक ऑर्डर वाला बताया, तो इसी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करके साइक्लिक ऑर्डर वाला, इसी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करके साइक्लिक ऑर्डर वाली बनाई गई है। डिटरमिनेंट में थी ना, साइक्लिक ऑर्डर और डिटरमिनेंट चेंज नहीं करते हैं तो उसकी वैल्यू सेम रहती है, तो वैसे ही यहाँ पे होता है। लिख लो पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरी, पहली यही थी ना, इसी का एक्सटेंशन। अच्छा अब डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या ए डॉट बी क्रॉस सी को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, बी क्रॉस सी डॉट ए, क्या ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है, इसका मतलब क्या हो सकता है, बॉक्स ऑफ ए बी सी, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, बॉक्स ऑफ बी सी ए। सिमिलरली बी डॉट सी क्रॉस ए को मैं बोल सकता हूं सी क्रॉस ए डॉट बी, तो इसका मतलब क्या जाएगा आपका, बी सी ए का बॉक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, सी ए बी की बॉक्स के इक्वल।
सिमिलरली सी डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू ए क्रॉस बी डॉट सी, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, सी ए बी का बॉक्स, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी सी का बॉक्स। इसका मतलब लिख लो, पहले ये प्रॉपर्टी लिख लो, फिर मैं उसको समराइज कर देता हूँ। कोई भी रो को हाँ मतलब डॉट और क्रॉस की पोजीशन वापस में चेंज कर सकते हैं, और डॉट प्रोडक्ट में तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों तो सेम होते ही है। साइक्लिक ऑर्डर, अरे दो बार डिटरमिनेंट इंटरचेंज करनी है ना, रो दो बार रो, पहली बार रो में मैग्नीट्यूड नेगेटिव, दूसरी बार में मैग्नीट्यूड आपका क्या आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक। लेकिन यदि साइक्लिक ऑर्डर चेंज कर दिया, बी ए सी हुआ, तो बी ए सी का मतलब मैग्नीट्यूड सेम लेकिन विद अपोजिट साइन हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट में पढ़ा था वही सारी चीजें यहाँ पे, तो लिख लो सेकंड प्रॉपर्टी, लिख लिया यहाँ तक, लिखो पहले, सोचो मत पहले लिखो। लिखा बच्चों, घर वालों, डन लिखो, डन। ओ भाई लोगों, ठीक है, सेकंड नोट लिखो, देयरफॉर if we don't change the cyclic order of ABC, therefore if we don't change the cyclic order of ABC, then value of scalar triple product will not change. Therefore if we will not change the cyclic order of ABC, the value of STP will not change. इसका मतलब मैं बोल सकता हूं box of ABC is equals to box of BCA is equals to box, और ये सारी यूज आएंगी, ये जब क्वेश्चन कराऊंगा ना सारी प्रॉपर्टी यूज आएंगी। इसी का एक्सटेंशन देख लियो, जाना है कहीं, नहीं बता दो, नहीं जाना है क्या। नेक्स्ट लिखो एक्सटेंशन, if the cyclic order of ABC is changed, we will not cyclic order of ABC, then its scalar triple product will not be changed. Next property, if the cyclic order of vector is changed, then sign of STP will change. If cyclic order of ABC is changed, then sign of STP is change. इसका मतलब ऐसा दे रखा है आपका BAC, ये दे दिया। अब क्या साइक्लिक ऑर्डर में है, BA साइक्लिक में, लेकिन C वाला नहीं, कि उल्टा हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ आपका क्या आ जाएगा, ABC। और ये तो वैसे भी होगा, रो 1 रो 2 को आपस में इंटरचेंज करूंगा, तो डिटरमिनेंट का मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन साइन आपका क्या है, अपोजिट साइन। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ तुम्हारा सिलेबस इस बार क्या है, फंक्शन ITF MND LCD, संडे 19 दिसंबर 26 दिसंबर, इंडेफिनिट इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं, मैथ्स में इंडेफिनिट, डेफिनिट, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कचरा है तो फिर मार्क्स लाना बेटा, फूड नहीं सही। तो भी क्या हाँ, नेक्स्ट कितनी प्रॉपर्टी होगी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स विल बी 0, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट of 3 vectors
will be 0 if any two of them are equal or parallel. If any two of them are equal or parallel. The scalar triple product of three vector will be 0 if any two of them are equal or parallel. Next, the scalar triple product, अच्छा इसके लिए बताने की जरूरत तो नहीं है वो कंडीशन. नेक्स्ट, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर. द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर. बताओ क्या होगा? थ्री म्यूचुअली, द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स क्या होगा? विल बी प्लस माइनस वन. द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स एज प्लस माइनस वन. मतलब आपका क्या साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करेगा आई जे के. इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1, लेकिन साइक्लिक ऑर्डर आपका डिस्टर्ब किया आई के जे, इसके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या जाएगी? -1. कोप्लानर मैंने ऑलरेडी बता दी, ना नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन टू बी तीन वेक्टर कोप्लानर है तो बॉक्स ऑफ एबीसी क्या होगा आपका? 0 होगा. ठीक है, तो यही इसकी क्या थी आपकी क्या है प्रॉपर्टीज थी. अब कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर. 8-10 क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है. थोड़ा सा इजी क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद हाँ बच्चे तो मैंने लिखा ना कि थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स आई जे के भी एनी टू ऑफ देम आर इक्वल. हाँ. फिर मतलब बी की मैंने बोली दो पैरेलल के दो भी है. तो पहले तो सेकंड प्रॉब्लम ये थी कि बी एंड सी पैरेलल के सब होगा. अरे इधर देख, ए बी बी, ए बी क्या 0 होगा? दो रो सेम. ए बी लैम्बडा बी क्या 0 होगा? प्रोपोर्शनल लैम्बडा कॉमन आ जाएगा. कॉमन लेने वाली सारी प्रॉपर्टी वो बताने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ. डिटरमिनेंट में ऑलरेडी पड़ी हुई है. ठीक है, क्वेश्चन लिखो. डे 5 कर लेना, आज डे 5 कर लेना, बहुत आसान से बन जाएगा. इजी है डे 5 कंपैरेटिवली. लिखो. इफ वो वाला दे दिया था क्या? आई प्लस बी, ए आई जे के, ए आई बी जे के और आई जे सी के आर कोप्लानर. कोप्लानर आई टी 1/1 माइनस ए 1/1 माइनस बी 1/1 माइनस सी. वो वाला दिया था कि नहीं दिया था? आई टी में आया था वो क्वेश्चन. कोप्लानर है वो दे दिया था मैंने शायद. हाँ लिख लो. फॉर एनी थ्री वेक्टर्स, प्रूव दैट पहला बॉक्स ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, बी प्लस सी वेक्टर, और ये याद रखने हैं, और सी प्लस ए वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जल्दी से बताओ? 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से प्रूव करना है. बॉक्स ऑफ ए माइनस बी वेक्टर, बी माइनस सी वेक्टर और सी माइनस ए वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या जाएगी? 0. प्रूव करो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से. डिटरमिनेंट से करते हैं लेकिन स्केलर ट्रिपल से. मान लो ये एनसीईआरटी में पूछ लिया है आपका स्कूल में. क्यों? ये लंबा नहीं है ये. स्केलर ट्रिपल से करो. पहला वाला ही कर दो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से. मैं जानबूझ के इसलिए करा रहा हूं क्योंकि मुझे आगे जरूरत पड़ेगी इन रिजल्ट्स की, तो वहां पे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए पहले से आपको चीजें पता चल जाएगी कैसे कैसे होगी.
तो ये जो है इसको मैं बोल सकता हूँ ए बी और सी, मैं बोल सकता हूँ बॉक्स ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर, अरे यार इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूँ, ये ए बी और सी, तो इसको बोल सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब जब आईटी वाला जो क्वेश्चन आएगा ना, ए क्रॉस बी, इसका वो ए प्लस ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, उसका वो तीनों का प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के इक्वल होगा, वहां पे जो क्वेश्चन जो बने हैं तो वहां पे इस तरीके से किया है, तो फिर वहां पे मुझे करवाने में ज्यादा इजी हो थोड़ा सा। तो 4 वेक्टर का प्रोडक्ट जब बताऊंगा उस केस में थोड़ा सा यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो अब इसको कैसे करूंगा, आपका ए प्लस बी वेक्टर डॉट, इसको क्या बोल सकता हूं आपका बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। एक वैल्यू तो मैं बता सकता हूं 0, ये सी क्रॉस जी आपका 0 जाएगा। अब इसको मैं क्या ऐसे वो कौन सा डिसजॉइंट रूल लगा सकता हूं, तो क्या बोल सकता हूं ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी वेक्टर डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर डॉट सी क्रॉस ए। तो उससे तो ए को बी रुक जा मेरे भाई, रुक जा, ए बी सी, ए बी ए, तो कुछ जैसा अच्छा लगे कर लेना, ए सी ए, बी बी सी प्लस बी बी ए प्लस बी सी ए। तो अब देखो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0 0 0 0, ए बी सी और बी सी इक्वल है, तो 2 टाइम ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही दूसरा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होमवर्क लिख लो, डायरेक्टली बनेगा क्वेश्चन। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j, बी वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j माइनस k एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस k, represents if 3 vectors represents coterminous edges of parallelepiped, represents coterminous edges of parallelepiped, represents coterminous edges of parallelepiped, then find volume of parallelepiped। कर लोगे, डायरेक्टली फॉर्मूला है बॉक्स ऑफ एबीसी, बॉक्स ऑफ एबीसी, ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो सिखाया है डायरेक्टली, 2 माइनस 3 0, डिटरमिनेंट निकाल दो, हाँ तो वही करना है। नेक्स्ट, इफ, अब ये क्वेश्चन क्यों कराया, इसका पीछे मैं लॉजिक बता देता हूं, ये क्यों कराया, क्योंकि क्वेश्चन इसी पैटर्न से बनेंगे। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया, इफ बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ ए प्लस 2b माइनस सी, ये पहला वेक्टर, ए माइनस बी दूसरा वेक्टर, और ए माइनस बी माइनस सी
ये तीसरा वेक्टर, इसका बॉक्स कैसे निकालोगे? कैसे जीरो? नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो कितनी होगी, बहुत सारी ग्रेड वेक्टर उसमें कन्वर्ट होगी। हाँ नहीं नहीं, हम्म, नहीं। एक प्रॉपर्टी और बताता हूँ, एक दो प्रॉपर्टी और। प्रॉपर्टी बताता हूँ डायरेक्टली एक तरीका, क्योंकि इसको प्रॉपर तरीके से वैसे तो नहीं कर पाएंगे ना, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, वेरी बड़ा। नहीं जीरो नहीं आंसर आएगा, नहीं। अच्छा ऑपरेशन लगा दिया क्या? एक मिनट, डायरेक्टली रुक जाओ, एक रूल लिख दो, रूल लिखो। एक तुम आंसर दे रहे हो खुद ही, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू A1L, रुक जा बाबू रुक जा, प्लस A2M वेक्टर प्लस A3N वेक्टर, B वेक्टर इज इक्वल्स टू B1L वेक्टर, B2M वेक्टर, B3N वेक्टर, and C vector is equals to C1L vector plus C2M vector, C3N vector। क्या इसी फॉर्म में है ये? देन बॉक्स ऑफ A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इंटू बॉक्स ऑफ L वेक्टर M वेक्टर और डायरेक्टली एक प्रॉपर्टी होती है, बहुत बड़ा जो बनेगा एक स्टेप में हो जाएगा। क्या बोल सकता हूं इसकी वैल्यू? ये तीन वेक्टर है, इसको मैं बोल सकता हूं प्लस C वेक्टर प्लस 0 इंटू C वेक्टर बोल सकता हूं ना। तो क्या इससे अब आंसर निकाल के देखो, फटाफट आ रहा है। एक और होता है, एक बड़ी सारी डिटरमिनेंट और होती है, A.L B.M C.N, ऐसा लिखा है तुम्हारे नोट्स में पुराने वाले में, A.L, हाँ ये वाला, हाँ ठीक है। हाँ बाबू एडिशन वाली है, तो ये डिटरमिनेंट नहीं है ना, ये वेक्टर है भाई। हाँ मैं समझ गया था, मैं समझ गया था, मैं पहले ही समझ गया था जो तुम बोल रहे थे रो वन रो टू रो थ्री, लेकिन वो डिटरमिनेंट नहीं है, ये एक्चुअली डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो रही है, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन एक्चुअली तो डिटरमिनेंट तो नहीं है ना। मतलब अपना रिस्क पे लगाओ, अपने रिस्क पे लगाओ। इसीलिए तो मैंने प्रॉपर तरीका बताया था कि प्रॉपर तरीका ये होता है, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन डिटरमिनेंट थोड़ी है ये, कन्वर्ट हो रहा है ना, इससे वेक्टर में रूल से ही करना है, वेक्टर में रूल से मतलब लगा सकते हो, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है उसमें, मतलब जो प्रॉपर्टी है उसमें कई बार हो सकता है गड़बड़ हो सकती है, उसमें रिस्क होता है, मतलब क्योंकि वो डिटरमिनेंट नहीं है, वो डिटरमिनेंट नहीं है। एक और होता है रिजल्ट, मैं और देख लेता हूँ, वो एक बड़ा सा और रिजल्ट होता है, दो रिजल्ट और लिख लो बड़े सारे, दो रिजल्ट और लिख लो बड़े सारे, वो डायरेक्टली यूज करने हैं। जैसे ये डायरेक्टली यूज करना है ना, इसका आंसर आ गया होगा। अब इसका आंसर तो कुछ नहीं करना था, बाय रूल, बाय रूल की हेल्प से मैं इसकी वैल्यू क्या बोल सकता हूं आपका 1 2 -1 1 1 -1 0
1 -1 इंटू बॉक्स ऑफ क्या बचेगा, ए बी सी। इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू कितनी है, तो 3 इंटू इसकी वैल्यू तो 6 आंसर हो जाएगा। तो वैसे ही 2 रूल और है, बड़े बड़े रूल्स हैं, वो भी मैं लिखवा देता हूँ। क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली उसी फॉर्म में मिलेगा। क्वेश्चन जितने भी आए हैं, अब देखोगे पुराने सारे ईयर के क्वेश्चंस भी देखोगे या फिर किसी बुक में भी देखोगे, तो सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मिलेंगे वेक्टर में। ऐसा नहीं कि रैंडमली किसी भी फॉर्म में हो जाए, क्योंकि रूल्स फॉलो करवा के ही उनको आंसर देना होता है। तो सारे फॉर्मूले जो होंगे वो रूल्स की टर्म्स में ही होंगे। एक वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी खत्म करना है, जल्दी करो थोड़ा सा। रूल, डिटर्मिनेंट ऑफ एल वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एल वेक्टर डॉट बी वेक्टर, एल वेक्टर डॉट सी वेक्टर, एम वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर। याद है ये क्या आपका प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट होता था, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट टाइप से होता था ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एम वेक्टर डॉट सी वेक्टर, एन वेक्टर डॉट ए वेक्टर, एन वेक्टर डॉट बी वेक्टर और एन वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, बॉक्स ऑफ एल वेक्टर एम वेक्टर एन वेक्टर इंटू बॉक्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। डायरेक्टली हाँ, नहीं सारा वही है, लेकिन रूल को फॉलो करते हुए, रूल को फॉलो करते हुए बोला मैंने, डायरेक्टली वैसे नहीं, मैंने बोला रूल फॉलो करते हुए, रूल फॉलो करते हुए करेंगे। हाँ मतलब आप वो कहाँ पे R1 इजिकल्स टू R1 प्लस R2, यहाँ पे R1 R2 थोड़ी है, यहाँ पे R1 R2 थोड़ी है, ये आ क्यों रही है, रूल की हेल्प से आ रही है, ये रूल की हेल्प से आ रही है ना, मैं ये बोल रहा हूँ। नहीं वो रूल की हेल्प से आ रही है ना, ये क्योंकि वेक्टर है। ऑब्जेक्टिव में दे सकते हो, सब्जेक्टिव में तो नहीं देना, सब्जेक्टिव में तो सीधा सीधा गलत करेगा। हाँ बोलो। प्रॉपर्टी लगा दी तुमने, अरे तो उसमें बहुत सारी वेक्टर होगी, 3 3 6 और 2, तो 3 इंटू 3 9 इंटू 18 वेक्टर में प्रॉपर्टी होगी, ऐसे नहीं होगी। 18 डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा ना वो, 18 डिटरमिनेंट्स। अरे वो रूल ये है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर, तो वो ये रूल ये था, लिख लो, ये रूल में लिख लो। तो इस केस में हम लोग क्या करते थे, हम लोग ए वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर, यही करते थे। और इसी की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ये कितनी वेक्टर में डिटरमिनेंट में ब्रेक होगा, ये 8 में, याद करो मैंने कराया था। तो इसकी वैल्यू क्या थी, ए बी सी, और बचेगा 0 0 0 0 0 और 0 प्लस, और ये क्या हो जाएगा, ए बी सी। तो इसी से आपका क्या बनेगा, आपका 2 टाइम ऑफ ए बी सी। नेक्स्ट एक और रूल था, छोटा सा रिजल्ट। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन दे दो, क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो। इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस जे प्लस के, बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई माइनस जे प्लस के, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस के, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए डॉट ए डॉट बी, ए डॉट सी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी। हाँ बस आ जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा,
जिन्होंने ये प्रॉपर्टी नहीं की होगी वो देख के ही घबरा जाएंगे इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करें। तो इसीलिए बोलता हूँ कि देखना बहुत जरूरी है। टच नहीं करता, यदि मान लो तुम आज लेक्चर नहीं अटेंड करते और कल यही क्वेश्चन तुम देखते तो तुम में से हो सकता है आधे बच्चे घबरा जाते कि क्या है ये। हाँ तो फिर उस केस में कितना टाइम कितना लेने लगता है ना, तो डायरेक्टली रख के ये आंसर क्या जाएगा, ये याद करो ये क्या है, ये इस प्रॉपर्टी पे है, ये क्या जाएगी आपकी ए बी सी बनेगी और ये क्या बनेगी आपकी ए बी सी, मतलब इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या जाएगी ए बी सी का होल स्क्वायर। और एबीसी क्या होती है, बॉक्स ऑफ एबीसी कैसे निकल जाएगा डायरेक्टली डिटरमिनेंट से, इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1 1 1 1 -1 1 और 1 2 -1। ऑपरेशन कर देना, ऐड लगा देना, आ जाएगा क्या आंसर आ जाएगा इसका 16 आ रहा होगा शायद, 16 आ रहा है। ठीक है नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया बाबू। क्यों मम्मी नहीं बोलती तुम्हें घर पे? अच्छा गार्डन में नहीं बैठा है लेट, तो इसके पास क्यों बैठता है ये? चलो अच्छा है। C vector is equals to I plus K if the order set कौन सा XI 12J माइनस के। अरे अब तो मेरे हिसाब से तुम सारी चीज समझने लगे होंगे राइट इतनी। इफ द ऑर्डर सेट, फिर लगते से ये क्लास में भी तो बजाते हो ना तुम। वहां से तो ठीक ही है ना। then if the order set B C A is left handed, then find the values of x। वैल्यूज या वैल्यूज निकाल लो x, मतलब इनडायरेक्टली क्या होगी यहाँ पे एक इंटरवल की टर्म्स में एक रेंज आ जाएगी। तो क्वेश्चन इसी टाइप से है, समझ रहे हैं राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड की जरूरत कहां पड़ती है। हर कंसेप्ट पे मैं क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे फिर तुम्हें कहीं भी किसी भी मॉड्यूल किसी बुक में सोल्व करोगे दिक्कत नहीं होगी। एक लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए कोई दिक्कत नहीं, टाइम की अपने पास ऐसा बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट है नहीं। आराम से मैंने बताया ना वेक्टर को मैं खत्म कर सकता था, पहले भी खत्म कर सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एटलीस्ट जो बच्चे नहीं पढ़े हैं या थोड़ा बहुत भी पढ़े हैं नोट्स पढ़ लेंगे सफिशिएंट हो जाएगा सारी चीज। आ गया होगा आंसर। -3 से कुछ ऐसा है क्या? -4 से 3 नहीं, -4 से 3 नहीं, -3 से 2। तुम्हारी भी गड़बड़ होगी। तो क्या आपका लेफ्ट हैंडेड सिस्टम, इसका मतलब बी सी ए ऑक्स की वैल्यू लेस देन 0। तो बी सी ए का मतलब डिटरमिनेंट बी की वैल्यू आपकी क्या है 2 2x 1 सी 1 0 1 -3 2 और x
12 और -1 ये क्या जाएगा, लेस देन 0। सिंप्लीफाई कर दो तो क्या जाएगा आपका 2 0 -12 प्लस 2x, सॉरी -2x, तो क्या जाएगा -1 -x प्लस 1 12 -0 लेस देन 0। तो सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आई थिंक -3 से लेकर 2 यही आ रहा हो, सबका आ गया होगा। क्या गलती हुई कैलकुलेशन, कोई बात नहीं, ध्यान रखो आगे। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन के साइज पे मत जाना, बहुत आसान है। 1 मिनट में आंसर चाहिए मुझे, 20 सेकंड में आंसर चाहिए, तुमसे चाहिए आंसर। स्पेसिफिकली तुमसे पूछूंगा, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर, देन वैल्यू ऑफ, बाकी कोई नहीं बोलेगा, धीरे आंसर देगा। छोटा सा क्वेश्चन दे, ए डॉट बी क्रॉस सी अपॉन बी डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट सी क्रॉस ए अपॉन सी डॉट ए क्रॉस बी प्लस सी डॉट बी क्रॉस ए अपॉन बी डॉट बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी डॉट ए। बताओ आंसर क्या होगा, 1। ठीक है, 1 है। ए बी सी बी सी ए, बी सी ए सी ए बी, सी बी ए और बी सी ए, तो 1 + 1 - 1 तो क्या जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो फटाफट से। Next, if A and B are two vectors, if A and B are two vectors, if A vector and B vector are two vectors such that magnitude of A क्रॉस B की वैल्यू आपकी दे रखी है आपकी 2, then find value of A B और A क्रॉस B का बॉक्स। हाँ तो बताओ आंसर। ट्रिपल क्रॉस क्या लगेगा, आंसर नहीं है मेरे पास, मैंने क्वेश्चन ले लिया था, पता नहीं दूसरी जगह पे आ गया हूँ मैं, दूसरा क्वेश्चन लेने के लिए। कॉन्सेप्ट लगा देना है इसमें, तो A डॉट बी क्रॉस, अच्छा ये तो ट्रिपल प्रोडक्ट का वेस्ट हो गया यार, अब क्या करोगे। ऐसे किया मैंने A क्रॉस B डॉट A क्रॉस B कर दिया। ये तो रुक जाओ, अभी रुक जाओ, इसको ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा देता हूँ। आया आंसर तुम्हारा, अच्छा डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, ट्रिपल प्रोडक्ट का डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। रुक जा, बाद में आई थिंक 4
मैं देख लेता हूँ आंसर, मेरे पास होगा शायद क्वेश्चन, अभी याद नहीं कहाँ से दिया था, मैं दूसरी जगह पे पढ़ गया, कई जगह पे करा रहा हूँ। 4 सही है। नहीं, एक मिनट देख लेते हैं वापस से। बॉक्स ऑफ ए बी, ए क्रॉस बी दे रखा है, तो इसको, इसकी वैल्यू में प्रॉपर्टी से इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूं ए क्रॉस बी, ए बी इसके इक्वल बोल सकता हूं, ऐसे ऐसे किया है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की डेफिनेशन से ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी, तो ये क्या जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, तो क्या जाएगा 4। ठीक है, ठीक है, जबकि वो वेक्टर 4 प्रोडक्ट बन रहा था, तो ये प्रॉपर्टी यूज करके थोड़ा सा हमने ऐसे कर लिया। ठीक है, वही मैं सोचूं कि डॉट प्रोडक्ट में कहा दिया था, चलो कोई नहीं। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एप्लीकेशन ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। एप्लीकेशन, प्रॉपर्टीज, हाँ ये मॉड्यूल पहला वैल्यू ऑफ पैरेलल टाइप करवा दिया हमने, पहली एप्लीकेशन। दूसरी एप्लीकेशन, सेकंड एप्लीकेशन लिखो, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। मैंने ऑलरेडी बताया था कि टेट्राहेड्रॉन का 4 पॉइंट्स टेट्राहेड्रॉन कब बनाएगा और 4 पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल कब बनाएगा। यदि मैंने क्या बोल दिया है, ऐसा दे रखा था ओ ए बी और सी, ये 4 दे रखी हैं, ये आपको क्या दे रखी है, वर्टाइसेस दे रखी है। ओ मैंने कोई फिक्स पॉइंट मान लिया उसके रिस्पेक्टिव, ये क्या होगा आपका ए वेक्टर, ये बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो मैं क्या बोलूंगा, इफ बॉक्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0। तो क्या आपका ये पॉइंट्स ओ ए बी सी फॉर्म्स ए क्वाड्रिलेटरल। क्यों? क्योंकि ये क्या होंगे आपके कोप्लानर है। ये सारा पैटर्न, हाँ ये सारा पैटर्न भी तो हो सकते हैं, तो क्यों? जरूरत हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है, कोप्लानर है मतलब, लेकिन 4 पॉइंट से वो बनवाएगा। अरे पैरेलल कैसे होगा, एक पॉइंट के रेस्पेक्टिव है ना, एक पॉइंट के रेस्पेक्टिव देखा है हमने, तो फिर उस केस में तो वो सेम वेक्टर होंगे, वो 2 वेक्टर थोड़ी होंगे, अलग अलग वेक्टर दिए ना। ठीक है, ये 4 डिफरेंट पॉइंट्स है। लेकिन यदि ऐसा दे रखा है, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, मतलब इनडायरेक्टली इसको मैं क्या बोल देता हूं, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ 4 पॉइंट है यार, ट्रायंगल अरे 4 पॉइंट से मेरे भाई, कैसे हो सकता, वो तो फिक्स पॉइंट है ना, एबीसी। हाँ हाँ मतलब वो ऐसा बोल दो कि वो होगा, वो एक स्पेशल केस हो जाएगा, वो तो क्यों पूछेगा, मतलब ऐसे ऐसे फालतू वाली चीज नहीं पूछेगा वो। हाँ मतलब मैं नहीं, एग्जाम में ये नहीं पूछेगा ना कि 4 पॉइंट से ट्रायंगल क्यों बनेगा, और साइज में ऐसा थोड़ी पूछेगा। कोऑर्डिनेट में भी देखो, कोऑर्डिनेट में भी ऐसे थोड़ी पूछा कि 4 पॉइंट से, 4 पॉइंट कोलिनियर जरूर पूछा उसने, 4 पॉइंट से, ये थोड़ी पूछा 4 पॉइंट से ट्रायंगल वाला। पीएमसी थोड़ी करवा रहे हैं वो आके कि कितने ट्रायंगल ऐसे बनेंगे और वो बनेंगे। 2 पैरेलल वेक्टर तो कोप्लेनर हमेशा ही होंगे। हाँ मतलब क्वाड्रिलेटरल, एक काम करो कोप्लेनर लिख लो, लेकिन 4 डिफरेंट पॉइंट दे दिए, तो उस केस में तू पूछेगा कि क्या होगा, ऑप्शन क्वाड्रिलेटरल है क्या बनेगा, ऐसा देगा। तो उस केस में मैंने बताया, ऑप्शन बताया, मैंने मस्ट भी तो नहीं बोला है ना, फॉर्म से क्वाड्रिलेटरल, मैंने वैसा बोल दिया। मैं डिफरेंस बता रहा हूँ,
तो ये क्या जाएंगे आपके नॉन कोप्लानर। तो इस केस में क्या जाएगा, ओ ए बी सी फॉर्म्स ए टेट्राहेड्रन। ये मैंने पहले भी बता दिया है, दोबारा से मैंने रिवाइज करवा दिया। ठीक है, तो टेट्राहेड्रन आपका ऐसा कुछ होगा। तो टेट्राहेड्रन कैसा बनेगा, पहली कंडीशन क्या होगी, ये आपका क्या होगा, आपका जीरो ना हो। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन याद है किसी को? तो ये कोई पॉइंट है ओ, ए बी सी, इसके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ओ मैंने मान लिया ओरिजिन। ठीक है, लिख लो पहली चीज। इफ टेट्राहेड्रन की डेफिनेशन तो मैंने ऑलरेडी बता दी है ना, अब वो बताने की जरूरत नहीं है। इफ ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ बी सी वेक्टर रिप्रेजेंट ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर, या फिर इनडायरेक्टली ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर रिप्रेजेंट्स द co-terminus edges। if o a vector, o b vector, o c vector या indirectly a vector, b vector, c vector represents the co-terminus edges of a tetrahedron, टेट्राहेड्रन का मैंने आई थिंक वो बता दिया था ना, सेंट्रोइड का निकालने का तरीका बता दिया था मैंने। तो उस केस में तो देखो टेट्राहेड्रन किस जैसा है, क्यूब जैसा है एक तरीके से, नहीं क्यूब, सॉरी क्यूब नहीं, उसका कौन जैसा, कौन या मतलब पिरामिड जैसा। पिरामिड का एक टाइप ही है ना, पिरामिड का एक टाइप है। तो पिरामिड मतलब कौन में होता है, तो कौन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट ऐसे निकलता था। तो 1/3 हो जाएगा, एरिया बेस क्या बनेगा आपका रेक्टेंगल, सॉरी ट्राइंगल, और हाइट आपकी निकल जाएगी, तो उस हिसाब से 1/6 हो गया। तो डेरिवेशन बनाया, सीधा रिजल्ट बता दूं मैं डायरेक्टली इसका। तो लिख लो, इफ ए बी सी आर द co-terminus edges, then volume of tetrahedron is equals to क्या जाएगा, वॉल्यूम की वैल्यू क्या जाएगी 1/6 ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। डायरेक्टली रिजल्ट कर सकते हो। डेराइव कैसे करना है तो कर सकते हो 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस क्या है, ये ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल का एरिया और उसकी हाइट के लिए कंपोनेंट वगैरह लेना पड़ेगा, तो वो ज्योमेट्री की जाएगा, वो जाने की जरूरत नहीं है, सीधा रिजल्ट याद रखना है। नेक्स्ट केस, सेकंड केस, इफ a vector, b vector, c vector, d vector, if a vector, b vector, c vector, d vector are the position vectors, if a vector, b vector, c vector, d vector are the position vectors of vertices of tetrahedron ABCD, if a vector, b vector, c vector, d vector are the vertices of tetrahedron ABC, then its volume। तो इस केस में फिगर थोड़ा सा ऐसा बन जाएगा, ए बी सी और डी। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, ए सी ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, ये क्या होंगे आपके नॉन कोप्लानर होंगे। तो इसका मतलब वॉल्यूम में बोल सकता हूँ, इन्हीं से ये तीन नॉन टर्मिनल होते, तो वॉल्यूम में बोल सकता हूँ 1/6 ऑफ ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, किसी एक फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्टिव। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 1/6 ऑफ बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डी वेक्टर माइनस ए वेक्टर।
डायरेक्टली फॉर्मूला लगा के आप निकाल सकते हो। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पूछे भी गए हैं मेंस में, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे, आप देखो उठा के देखोगे ना तो वॉल्यूम ऑफ डायरेक्टली पूछ लेगा कि टेट्राहेड्रन, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, कुछ नहीं करना है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे मेंस में। आप देखना आज पुराने ईयर के आईआईटी और बुक तो खरीद ली होगी ना आप लोगों ने? हाँ ले लो, ले लो, अब तो ले लो। वो ह्यूमन फैक्टर में भी वही मतलब हम बोले ही कहा लेकिन बहुत बड़े हाँ मतलब पेपर देने के लिए काम आएंगे एक्चुअली। प्रैक्टिस लास्ट में जब प्रैक्टिस करते हैं ना, तो जब पूरा सिलेबस जब प्रैक्टिस होती है तो पुरानी ईयर के पेपर उठा के देते हो उसमें से। तो तुम एक काम करो फिर 2018-19 के छोड़ दो, उसमें मत देखो, पहले वाला देख लो सारी चीज में। या फिर खरीदनी तो पड़ेगी क्योंकि लास्ट में चाहिए ही होती है, लास्ट में तो चाहिए ही होती है, सबको खरीदनी ही है। अच्छा तो तुम्हारी डिटेल कैसे मिली? 3 जेई के पार्टनर थे। फिर तुम्हारी डिटेल कैसे मिली? चलो लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। हाँ बस छोड़ रहा हूँ, बस दो होमवर्क दे रहा हूँ, थक गए हो इतना? लिखो। चलो कोई नहीं, लास्ट लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर में खत्म कर लेंगे। आज 6 हो गया, 5वां था, 6 था, एक लेक्चर एक्स्ट्रा खिंच गया हमारा। चलो कोई नहीं, नहीं वेक्टर में 6 बोले थे, 3D में 7 बोले थे आप लोगों ने। ठीक है कोई नहीं। लिखो होमवर्क लिखो बराबर से। अरे मेरे डायरेक्टली है मॉड्यूल में बन जाएंगे, ठीक है जाओ भागो। अच्छा फिजिक्स की क्लास है ना, तो लकी सर तो वैसे भी 10 मिनट लेट जाते हैं, क्या डांट वाट पड़ी है क्या इसको? चलो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।